अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। ये कोई रात का दूसरा पहर था। मैं सारे दिन की सोचो विचार की परेशानियों के बाद उस छोटी सी कोठरी के फर्श पर एक पुराना सा कंबल बिछाकर सोया हुआ था कि मुझे अचानक यूं महसूस हुआ जैसे सारी कोठरी आहिस्ता आहिस्ता घूम रही है, और फिर उसके साथ ही ऐसी आवाजें आने लगी जैसे बाहर जबरदस्त तूफान आ रहा हो। मैं घबरा कर उठ बैठा। अचानक कोठरी में लगा हुआ हल्की पावर का टिमटिमाता बल्ब बुझ गया और कोठरी में हाथ को हाथ सुझाई ना देने वाला गुप अंधेरा छा गया। मेरे जहन पर एक अनजाना और नाकाबिले बर्दाश्त खौफ तारी हो गया और अंदरूनी तौर पर मैं लरजने लगा। मैं अपना तारुफ करवा दूं, मेरा नाम आमिर है। मैं एक स्टूडेंट हूं। एक दिन कॉलेज में मुखालिफ ग्रुप से होने वाली लड़ाई में मेरे हाथों एक लड़का बुरी तरह से जख्मी हुआ। बाद में मुझे दोस्तों से पता चला कि उसके जख्म वाकई बहुत गहरे थे और उसके नतीजे में मुझे जेल आना पड़ा। मुझे जेल में आए हुए 1 महीना हुआ था कि एक दिन जेल में भी मेरा एक लड़के से झगड़ा हो गया, जिसके बाद मुझे जेल के अंदर बने हुए सेल ब्लॉक, जो कि छोटी छोटी कोठरियों की शक्ल में होते हैं, जहां अकेले आदमी को बंद किया जाता है, वहां मुझे बंद कर दिया गया ताकि मैं आइंदा किसी और के लिए खतरा न बनूं। इस जेल में तकरीबन 12 कोठरियां थीं। 12 नंबर वाली कोठरी के बारे में मैंने जेल में आते ही सुना था कि इसमें कोई रूह वगैरह का बसेरा है और ये रूह कभी कभी चली भी जाती है, जिसे वक्तन फवक्तन अक्सर लोगों ने देखा है। लेकिन मैं ऐसी आसेबी बातों पर यकीन नहीं रखता था, और वैसे भी जवानी में ज़्यादातर नौजवान इस किस्म की दकियानूसी ख्यालात से मुबर्रा होते हैं। लेकिन अब मेरी बदकिस्मती समझे या मेरी शामत कि सेल ब्लॉक की पानी की टैंकी ख़राब होने की वजह से बाकी तमाम कोठरियों में पानी की सप्लाई बंद थी सिवाय 12 नंबर कोठरी के। लिहाजा मुझे 12 नंबर कोठरी में ही बंद करना पड़ा। पहली रात तो सुकून से गुजर गई और आज इस कोठरी में मेरी दूसरी रात थी कि अचानक ये सिलसिला शुरू हो गया। बल्ब के बुझते ही मैंने कोठरी में मौजूद वाहिद जंगले से बाहर देखने की कोशिश की, मगर बाहर भी गुप अंधेरा मुसल्लत था। शायद चांद की आखिरी रातें थी। आज जिंदगी में पहली बार मुझे खौफ महसूस हुआ। मेरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लरज रहा था, सांस गले में अटक रही थी। रात के अंधेरे में उस वक्त कोठरी के बारे में सुनी हुई हर बात मुझे सच लगने लगी। बाहर की फिजा में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बेशुमार औरतें मिलकर बैन कर रही हों। कोठरी अब पहले से कहीं तेज घूम रही थी। मैंने जंगले को मजबूती से पकड़ा हुआ था। अचानक कोठरी एक झटके से घूमना बंद हो गई और मैं पीछे फर्श पर जा गिरा। गिरने के बाद जब मैं जरा संभला तो मैंने जंगले से बाहर देखा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई और पसीना बहने लगा। बाहर जंगले के पास एक साया खड़ा नजर आया जो कि सफ़ेद कपड़ों में मलबूस था और मेरी तरफ ही अंगारा बरसाती नज़रों से देख रहा था। अचानक उस साये ने हरकत की और जंगले से अंदर यूं गुजराया जैसे रोशनी सुराख से गुजर आती है। मैं घबरा कर पीछे हट गया, लेकिन वो चलता हुआ मेरे करीब आकर रुक गया। मैंने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? उसने खनखनाती हुई पुरस्रार आवाज़ में कहा, तुम्हें पता नहीं था कि ये मेरी जगह है? फिर तुम यहाँ क्यों सोए हुए हो? मेरा सुकून बर्बाद हो गया है और तुम मेरे कमरे में सुकून के साथ सोए हुए हो। ये सुनकर मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरा सुकून बर्बाद करना चाहते हो? और वैसे भी मैं पहले ही बहुत परेशान और बेसुकून हूँ। मैं अंदर ही अंदर डर रहा था। ये सुनकर उसने कहा, मैंने दूसरों का क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने मुझ पर इतने जुल्म किए? उसकी आवाज़ में बहुत ही दर्द और करब था। फिर मैंने जवाब दिया, भाई आपके साथ दूसरों ने बहुत कुछ किया मगर मैंने तो कुछ नहीं किया। आप मेरी जान बख्श दें। मेरी बात सुनकर उसने एक धाड़ सी मारी और कहने लगा, मैं तुम्हें बख्श दूं? क्या मुझ पर रहम किया गया था? उसकी खूनखार आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। मैं अंदर ही अंदर डर रहा था। मैं जानता था वो कोई बदरू और आसेबी चीज़ है जो मुझ पर हमलावर होगी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और मैंने कहा, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो खूनी नज़रों से मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरी बात सुनकर रुक गया। मैंने फिर कहा, मैं आपकी मदद करूँगा। ये सुनकर वो गज़बनाक लहजे में बोला, मैं भी मदद के लिए चीखा था, तड़पा था, रोया था, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। किसी को मुझ पर रहम नहीं आया था। ये सारे लोग खड़े हुए मेरा तमाशा देख रहे थे, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये कहते हुए उसकी आवाज़ जैसे रुंध गई। मैंने कहा, मुझ पर एतमाद करो भाई,
सारे लोग एक जैसे नहीं होते, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जो कुछ कर सका ज़रूर करूँगा। ये सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हें अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसके बाद वो हरकत में आया और किसी रोबोट की तरह जंगले में से गुजरता हुआ बाहर अंधेरे में गायब हो गया। उसके जाने के बाद फौरन लाइट आ गई और कोठरी रूम में रोशनी फैल गई। मैंने अपना कंबल दुरुस्त किया और लेट गया और उसके बारे में सोचने लगा कि उसके साथ क्या वाकया पेश आया होगा। ये उसकी रूह अब तक क्यों बेचैन भटक रही है। न जाने इन्हीं ख्यालों में मुझे कब नींद आ गई। दूसरे दिन भी मैं सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहा। रात को वो हस्बे वादा मेरे सामने था। उसके आते ही टिमटिमाता हुआ बल्ब खुद ब खुद बुझ गया। मैंने कहा, तुम्हारे आते ही इस बल्ब को न जाने क्या हो जाता है। तो उसने जवाब दिया, इसे मैं बंद करता हूँ, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से अगर कोई बाहर पहरेदार गुजरेगा तो तुम बैठे हुए से नजर नहीं आओगे। उसके बाद उसने अपनी दर्द भरी कहानी यूं सुनाना शुरू की। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। वालिदैन ने मेरा नाम सिराज रखा। मेरे वालिदैन मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं गरीब घराने में पैदा हुआ, लेकिन उसके बावजूद मेरे वालिदैन मेरा हर तरह से ख्याल रखते। मैं कुछ बड़ा हुआ तो मेरे वालिदैन ने मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। मुझे पढ़ने का जुनून की हद तक शौक था। मैं दिल लगाकर पढ़ने लगा, यहाँ तक कि मैंने प्राइमरी की सारी क्लासें अच्छे नंबरों से पास कर लीं। हमारे इलाके में प्राइमरी से आगे स्कूल नहीं था। मिडिल या हाई स्कूल के लिए मुझे शहर से जाना पड़ता, जो हमारे गांव से काफ़ी दूर था। वैसे भी मेरे वालिद एक ज़मींदार के पास उसकी ज़मीनों पर काम करते। गुर्बत और कम आमदनी की वजह से मैंने आगे पढ़ाई को खैराबाद कह दिया। हालात के पेश नज़र मैं अपने बाप का हाथ बटाना चाहता था। अब मैं रोज़ाना अपने वालिद के लिए रोटी ज़मीनों पर लेकर जाता और छोटे मोटे काम करता। इस तरह ज़िंदगी की गाड़ी चल रही थी कि अचानक मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हुआ, जिसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो रात हमारे लिए बड़ी मनहूस थी। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, जबकि मेरे वालिदैन दूसरे कमरे में सो रहे थे कि उस कमरे की छत अचानक गिर गई और मेरे वालिदैन उस दुनिया में मुझे तन्हा छोड़कर चले गए। मेरा तो सब कुछ लुट गया था। मैं धाड़े मार मार कर रो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। सब लोग मुझे हौसला दे रहे थे, मगर मैं हौसला कहाँ से लाता। मेरा तो इस दुनिया में कुछ नहीं बचा था। कुछ रिश्तेदार थे जो हमारी गुर्बत की वजह से पहले ही हमें छोड़ गए थे। मेरी दुनिया तो अंधेरी हो गई। इसी तरह कई रोज़ गुजर गए। मैं पागलों की तरह इधर उधर फिरता रहता। फिर एक दिन वही जिम्मेदार मुझे मिला जिसके पास मेरे वालिद काम किया करते थे। मुझे बेयारों मददगार देखकर सहारा देने के लिए जिम्मेदार ने मुझसे कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर रहना, छोटे मोटे घर के काम कर देना, मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा। इस तरह मैं जिम्मेदार के साथ चला गया। मैं उसका हर काम करता, जिम्मेदार भी मेरा हर तरह से ख्याल रखता। उस जिम्मेदार का एक ही बेटा था जो बहुत ही अक्कड़ मिजाज का आदमी था। गरीबों को तो देखना तक पसंद न करता, जबकि उसके बरक्स जिम्मेदार एक अच्छा और गरीब परवर इंसान था। रफ्ता रफ्ता मैं ये सदमा बर्दाश्त करता चला गया और इस तरह काफ़ी साल बीत गए। गुर्बत की चक्की में पिसने के बावजूद मैं एक भरपूर और तवाना नौजवान था। उस जिम्मेदार ने दूसरे गांव में अपने किसी जानने वाले को कहकर मेरी शादी करा दी। मेरी बीवी जाहिदा बहुत खूबसूरत थी, जो कोई देखता हैरान रह जाता। मेरी तरह मेरी बीवी भी अकेली थी। उसके माँ बाप भी बचपन में वफात पा गए थे और उसकी परवरिश उसकी खाला ने की थी। जिम्मेदार ने हम पर तरस खाते हुए हवेली के अहाते में हमें 2 कमरे रहने को दे दिए, जहां हम दोनों मियाँ बीवी ने अपना छोटा सा हंसता मुस्कुराता घर सजा लिया। जिम्मेदार के एहसानात तले में अब ज्यादा दब चुका था, लिहाजा पहले से ज्यादा दिल लगाकर ज़मीनों पर काम करता। जिम्मेदार मुझसे बहुत खुश था और हर तरह मेरा ख्याल रखता। मेरी ज़िंदगी में अचानक एक और सदमा उस वक्त आया जब ज़मींदार का इंतकाल हो गया। मुझे इसका बहुत अफसोस था, क्योंकि वालिदैन के बाद ज़मींदार ने ही मेरा हर तरह से ख्याल रखा। ज़मींदार के बाद अब तो सारा इंतज़ाम उसके बेटे के हाथ में था। वो तो पहले ही बहुत अक्कड़ खान और मगरूर था, अब पता नहीं क्या करे। मेरी बीवी मुझे हौसला देती कि अल्लाह करम करेगा, रोज़गार का मालिक अल्लाह है, अल्लाह ही हमारे लिए वसीला बनाएगा। इसी तरह दिन गुजरते रहे। जिम्मेदार का बेटा जब भी हमारे घर आता तो मेरी बीवी की तरफ अजीब चोर नज़रों से दिखता और मूंछों को ताव देता। पता नहीं क्यों मुझे उसकी नीयत पर शक था। मैं उसकी तरफ से परेशान रहने लगा। मेरा इरादा था कि जिम्मेदार का दिया हुआ मकान छोड़ दूं और अपनी बीवी को लेकर अपने असली घर में चला जाऊं
اور دوبارہ سے اسے آباد کروں اور پھر کہیں اور مزدوری کر لوں، لیکن اس کا مجھے موقع ہی نہ ملا۔ ایک دن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں گھر میں موجود تھا کہ زمیندار کا بیٹا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آدم کا۔ مجھے ان کے ارادے ٹھیک معلوم نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اعتراض کیا اور کہا، زمیندار جی، اس طرح بلا اجازت کسی کے گھر میں آنا اچھی بات نہیں۔ تو زمیندار کا بیٹا غرور سے کہنے لگا، اب مجھے اپنے ہی گھر پر پوچھ کر آنا پڑے گا؟ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا آج ہمارے سامنے بولتا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو اشارہ کیا تو ان دونوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میری بیوی بچانے کے لیے دوڑی تو زمیندار کا بیٹا اسے پکڑ کر کمرے کی طرف لے جانے لگا تو بیوی شور مچانے لگی۔ ہمارا شور سن کر کوئی ہماری مدد کو نہ آیا۔ ان 2 آدمیوں نے مجھے مار مار کر ادھموا کر دیا اور رسی سے مجھے باندھ کر جکڑ کر ایک طرف ڈال دیا۔ میں بے بس ہو گیا۔ ادھر زمیندار کا بیٹا میری بیوی کو کمرے میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں شور مچاتا رہا کہ اسے چھوڑ دو، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ واسطے دیتی رہی مگر اس ظالم کو ترس نہ آیا۔ باقی دونوں غنڈے بھی کہہ کہہ لگاتے رہے۔ میں نے سر جھٹک کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا رہا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری دنیا لٹ چکی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں ابھی رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو آوازیں دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے بڑی تگ و دو اور کوشش سے اپنی رسیاں کھولیں اور اندر کمرے میں گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا سانس رک گیا۔ میرے اس بیوی میرے سامنے گلے میں رسی کا پھندا ڈالے چھت سے جھول رہی تھی۔ اپنی عزت کھو جانے کے بعد اس نے مجھے اپنا منہ دکھانا مناسب نہ سمجھا، حالانکہ اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہ تھا، مگر پھر بھی غم اور ندامت سے چکنا چور ہو کر مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس وقت میں غم سے نڈھال بے جان ہو کر بیٹھتا چلا گیا۔ میری دنیا اجڑ چکی تھی، آنکھوں میں اندھیرا تھا۔ آنکھوں سے خون جگر آنسوؤں کی شکل میں جاری رہا اور میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں چیخیں مارتا ہوا زمیندار کے بیٹے کے گھر کی طرف دوڑا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے لوفر دوستوں کے ساتھ شراب کی محفل میں بیٹھا ہوگا۔ میں نے سوچ لیا میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے دور سے ہی اسے للکارنا شروع کر دیا۔ جب میں قریب گیا تو زمیندار کا بیٹا اور اس کے ساتھی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نے زمیندار کے بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور چلا کر کہا، تم نے میری بیوی کو مارا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، اسے فوراً پکڑو، یہ اپنی بیوی کا قاتل ہے۔ میں ابھی تھانے والوں کو فون کرتا ہوں، وہ بھی اسے آ کر لے جائیں گے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ زمیندار کے بیٹے نے فوراً تھانے فون کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چشمے زدن میں پولیس آ گئی۔ میں نے ایس ایچ او صاحب کو روتے ہوئے بتایا کہ ان سب کے ظلم کی داستان کیا تھی۔ ایس ایچ او زمیندار کے بیٹے کے جاننے والوں میں سے تھا۔ اس نے پوچھا، بات کیا ہے؟ زمیندار کے بیٹے نے جواب دیا، یہ ہمارا نوکر ہے جی، اسے اپنی بیوی کے پر شک تھا اور اسے مارتا پیٹتا رہتا تھا، ہر روز اس سے لڑتا۔ آج بھی یہ لڑ رہا تھا تو ہم چھڑانے کے لیے آگے گئے، مگر میرے جانے سے پہلے یہ اپنی بیوی کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو چھت کے ساتھ لٹکا چکا تھا۔ آپ خود چل کر دیکھیں، اس کی لاش ابھی تک لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے کمینہ، یہی اس کا قاتل اور لٹیرا ہے۔ ایس ایچ او نے میری کسی بات کا یقین نہ کیا، بلکہ اپنے سپاہیوں سے کہا، اسے تھانے لے چلو اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دو۔ پھر پولیس والوں نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں ڈالا اور مارتے ہوئے تھانے لے گئے، اور تھانے جا کر بھی مجھے بری طرح مارا اور مجھے کہتے رہے، اپنا جرم قبول کر لو۔ پھر دوسرے دن ایس ایچ او نے بتایا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی جس سے یہ ثابت ہوا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا بلکہ اسے زبردستی مارا گیا۔ میں نے جواب دیا، مجھے پاتا تھا یہاں بھی رشوت کام آ گئی، یہاں قانون صرف امیروں کے لیے ہے۔ پھر ایس ایچ او نے ایک سفید کاغذ پر زبردستی میرا انگوٹھا لگایا اور مجھے حوالات میں بند کر دیا۔ جس دن مجھے جج کے پاس پیش کیا گیا اس دن میں نے رو رو کر جج کو ساری کہانی سنائی، مگر جج نے کچھ نہیں کہا بلکہ حکم دیا، اسے لے جاؤ۔ 2-3 مہینوں کے اندر میرا فیصلہ ہو گیا اور مجھے موت کی سزا سنا دی گئی۔ میں بہت چیخا، رویا، چلایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ قانون ہار گیا اور دولت کے آگے جھک گیا۔ میں ہر کسی کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرتا مگر کوئی میری بات نہ مانتا۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن مجھے صبح ہی صبح پھانسی دی جانی تھی۔ مقررہ وقت سے 20 منٹ پہلے مجھے تختہ دار پر لے جایا گیا۔ وہاں ڈاکٹر، جیل سپرنٹینڈنٹ اور دیگر عملہ موجود تھا۔ میں نے انہیں آخری وقت بھی انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلایا مگر کسی نے یقین نہ کیا۔ ویسے بھی میرے لیے اب اس دنیا میں کیا بچا تھا جس کے لیے میں زندہ رہتا؟ میں صرف اپنی بیوی کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنا چاہتا تھا اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں خود ہی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتا اور پھر مجھے پھانسی پر چڑھنے کا کوئی افسوس نہ ہوتا۔
آخر مجھے زبردستی تختہ دار پر کھڑا کر کے میرے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا اور وقت پورا ہونے کے بعد پھانسی دے دی گئی۔ یہ جگہ اب تم جہاں بیٹھے ہو یہ وہی جگہ ہے جہاں مجھے پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد اس جگہ یہ کوٹلیاں بنا دی گئیں۔ اس وقت سے میری روح اسی جگہ پر بے چین اور بے سکون پھرتی ہے۔ میں نے کہا تم ایک روح ہو، سنا ہے کہ روحیں بڑے بڑے کام کرتی ہیں، پھر تم نے اپنا بدلہ کیوں نہ لیا؟ یہ سن کر اس نے جواب دیا تمہاری بات درست ہے، مگر ایک مجبوری ہے اور میری طاقت سلب ہو کر رہ گئی۔ میں اس جگہ قید ہوں، اگر تم میری مدد کرو تو میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا اور پھر مجھے انتقام لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سراج کی روداد سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے پوچھا بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں قبرستان میں ایک پیپل کا پیڑ ہے جس کے نیچے چند قبریں بنی ہیں۔ ان میں سے ایک قبر کافی پرانی اور خستہ حال ہے، وہی میری قبر ہے۔ تمہیں یہ کرنا ہے کہ میری قبر کو کھودنا ہے اور سرہانے کی طرف ایک موٹی کیل ملے گی جس پر اللہ لکھا ہے۔ اس کیل کو قبر سے نکال کر کہیں بھی رکھ دینا۔ دراصل پھانسی کے بعد میں نے زمیندار کے بیٹے کو ہر طرح پریشان کیا اور ڈرایا تاکہ اس کا سکون غارت ہو جائے، اور جب وہ بہت زیادہ حالت سے بیزار ہوا تو میں اسے مار ڈالنا چاہتا تھا، مگر اس نے ایک مولوی صاحب سے رابطہ کیا تو مولوی صاحب نے یہ کیل تیار کر کے میری قبر کے سرہانے گاڑ دی۔ پھر وہ کیل میری قبر میں اتر گئی جس کی وجہ سے میری ساری طاقتیں رک گئیں۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اب تک طاقت کے معاملے میں کمزور ہوں اور اپنے دشمنوں سے اپنے انتقام بدلہ نہیں لے سکا۔ میں نے سراج کی روح سے وعدہ کیا جیسے ہی میں جیل سے آزاد ہوں گا میں تمہارا یہ کام ضرور کروں گا۔ اپنی داستان سنا کر سراج کی روح واپس چلی گئی۔ اس کی داستان کو سننے کے دوران وقت کا اندازہ نہ ہوا۔ اب صبح ہو رہی تھی اور مجھے زوروں کی نیند آ رہی تھی۔ میں فرش پر لیٹا اور سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بھی سراج کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسی طرح کئی روز گزر گئے اور سراج کی روح دوبارہ نہیں آئی۔ پھر چند ہفتوں بعد ایک دن میری رہائی آئی اور میں جیل سے آزاد ہو گیا۔ گھر میں آ کر کچھ دن تو یوں ہی ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر ایک دن مجھے یاد آیا کہ سراج نے میرے ذمہ کام لگایا تھا۔ میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر قبرستان میں پہنچ گیا۔ اس گاؤں میں وہ قبرستان میں داخل ہوا تو وہاں باقی ایک پیپل کا بہت بڑا پیڑ تھا جس کے نیچے کچھ قبریں بنی ہوئی تھیں، جن میں ایک قبر کافی پرانی اور بوسیدہ تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی سراج کی قبر ہے۔ اب دن کی روشنی میں اس قبر کو کھودا نہیں جا سکتا تھا، یہ کام تو رات میں ہی ہو سکتا تھا۔ رات کو قبرستان میں اکیلے آنے کا سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور واپس آ گیا۔ پھر مارکیٹ گیا، وہاں سے میں نے ایک چھوٹی سی ٹارچ اور ایک کدال خریدی جو قبر کھودنے میں مدد دیتی۔ پھر میں دوبارہ ایک رات قبرستان گیا اور کدال وہاں ایک جھاڑی میں چھپائی اور واپس آیا۔ اگلے روز یہ رات کا کوئی 10 بجے کا وقت ہوگا جب میں قبرستان روانہ ہوا۔ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا ان لوگوں سے کہا کہ میں فلم دیکھنے جا رہا ہوں، رات کو بہت دیر سے آؤں گا۔ سردیوں کا موسم تھا اس لیے میں نے ایک گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان کے پاس پہنچ گیا۔ ہر طرف گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ قبرستان کا ماحول رات کے وقت بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے قبرستان میں داخل ہوا۔ قبرستان میں موجود درخت کسی بدرو کی طرح بازو پھیلائے کھڑے تھے۔ دور کہیں وقفے وقفے سے الو کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اچانک ایک طرف سے کسی آوارہ کتے کی روتے کی آواز سنائی دی جس سے ماحول اور بھی خوفناک ہو گیا۔ اچانک ایک جھاڑی سے کوئی پرندہ پھڑپھڑا کر اڑا تو میرے وجود میں جیسے چیونٹیاں سی رینگ گئیں۔ سب سے پہلے میں نے کدال اٹھائی جو میں چھپا کر گیا تھا۔ ٹارچ کو استعمال نہیں کر رہا تھا کیونکہ قبرستان میں روشنی دیکھ کر کوئی بھی ادھر آ سکتا تھا اور پھر مجھے کفن چور سمجھ کر پکڑ لیتا اور پھر میرا اللہ ہی حافظ تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے پیپل کے درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ یہاں ماحول پہلے سے زیادہ خوفناک تھا۔ سوکھے پتوں پر جب میرا پاؤں پڑتا تو ان کی آواز خاموشی میں دور تک جاتی۔ سردی ہونے کے باوجود مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے چادر اتار کر ایک طرف رکھی اور بوسیدہ قبر کے قریب بیٹھ کر اس کو کھودنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے جب آہستہ سے کدال زمین پر ماری تو اس کی آواز کافی پیدا ہوئی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاؤں اور پھر اس طرف کبھی لوٹ کر نہ آؤں، لیکن سراج کی روح کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد آیا اور اس پر کیے گئے ظلم یاد آئے تو میں نے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا اور کدال سے قبر کھودنے لگا۔ ایک دفعہ کدال زمین پر مارتا اور پھر چاروں طرف دیکھتا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہر قبر سے مردہ جھانک رہا ہے اور میرا کارنامہ دکھ رہا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ 1 گھنٹے کی سخت محنت مشقت کے بعد میں قبر کھودنے میں کامیاب ہو گیا اور اب صرف پتھر کی سلیں ہٹانی تھیں اور بس، مگر
सिलें हटाकर अंदर पड़े ढांचे का सामना करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं लंबे लंबे सांस ले रहा था। मैंने अपने आप को हौसला दिया और हिम्मत करके पहली सिल हटाई और फिर एक एक करके मैंने सारी सिलें हटा दी और फिर मैंने टार्च जलाकर उसकी बारीक सी रोशनी कब्र के अंदर डाली तो मैं उछल पड़ा। अंदर का मंजर देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मैंने सोचा था कि अंदर एक मुकम्मल ढांचा सुकून से कफन ओढ़े पड़ा होगा, मगर यहाँ तो मंजर ही कुछ और था। उस ढांचे की सारी हड्डियाँ अलहदा अलहदा पड़ी हुई थी, जैसे किसी वर्कशॉप में किसी गाड़ी का इंजन खोलकर फेंक देते हैं। कोई आम हालात होते तो मैं ये सब कुछ देखकर भाग खड़ा होता, मगर अब क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर चुका था इसलिए अब भाग नहीं सकता था। मैंने टार्च की बारीक सी रोशनी से हड्डियों के आसपास सिरहाने की तरफ तलाश जारी रखी। अचानक टार्च की रोशनी में एक लोहे की चीज़ हल्की सी नजर आई। मैंने उसे ऊपर उठाया तो वाकई एक लोहे की मोटी कील थी जिस पर अल्लाह कंधा था। मैंने वो कील बाहर निकाली और कब्र को जल्दी जल्दी बंद करना शुरू कर दिया। मैंने बेतरतीबी से सिलों को रखा और मिट्टी डालना शुरू कर दी। थोड़ी देर में मैंने कब्र को बंद कर दिया। इस तमाम काम के दौरान मेरे तमाम कपड़े पसीने में भर गए। मैंने अपनी चादर उठाई और तेज तेज कदम उठाता कब्रिस्तान से बाहर निकलता चला गया। कुदाल मैंने एक झाड़ी में फेंक दी और उस बड़ी मोटी कील को कब्रिस्तान से बाहर एक तरफ डाल दिया। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि किसी ने मुझे देखा नहीं। उसके बाद मैं तेज तेज चलता सीधा घर पहुंचा। दोस्त अभी तक जाग रहा था। उसने खाने का पूछा, लेकिन मैंने बाहर खाने का बहाना करके कमरे में गया और लेट गया। सुबह मैं दोस्त के साथ नाश्ता किया और फिर उसका शुक्रिया अदा के घर की तरफ रवाना हुआ। 2-4 दिन तो मैं सुकून से फिरता रहा। कभी कभी मुझे वो कब्र में पड़ा हुआ ढांचा याद आ जाता तो पूरे जिस्म में झुरझुरी सी आ जाती। सिराज की रूह का अभी तक कोई पता नहीं था। मैं सोचता रहा कि पता नहीं वो अब राब्ता करेगी मुझसे या नहीं। एक रात मैं अपने कमरे में जहाँ बैठा डाइजेस्ट पढ़ रहा था कि अचानक कमरे में सिराज की रूह आ गई। मैंने कहा, आओ सिराज, मैंने तो सोचा था शायद अब हमारी मुलाकात ना हो। तो उसने जवाब दिया, आमिर, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। तुमने मेरा बड़ा काम कर दिया। अब तुमसे मुलाकात होती रहेगी क्योंकि अब मैं आज़ाद हूँ। अब मैं अपना बदला लूँगा। मेरे सामने 2 शख्स हैं जिनसे अपने इंतकाम की आग ठंडी करनी है और फिर मुझे सुकून मिलेगा। एक ज़मींदार का बेटा और दूसरा SHO, मगर ज़मींदार के बेटे के दोनों साथी इस दुनिया में नहीं। अब ये बात तुम्हारे हैरान कन होगी कि ज़मींदार का बेटा आजकल तुम्हारे इलाके में है। यहाँ वो अक्सर आता जाता रहता है। उसने एक फॉर्म बना रखा है उसने। अब वो यहाँ से वापस नहीं जा सकेगा। मैं उसको वो इबरतनाक मौत मारूंगा कि उसकी नस्लें क़यामत तक याद रखेंगी। और SHO भी आजकल इसी इलाके के करीब है, एक थाने में। उसके बाद उसी की बारी है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, सिराज की रूह अचानक गायब हो गई और मैं सोचता रहा कि पता नहीं अब ये किस तरह उनसे अपना इंतकाम लेगा। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन ये खबर मिली कि यहाँ से कुछ दूर मौजूद एक फार्म में कत्ल हो गया और लाश का वो हाल है कि देखने के काबिल नहीं। मैं भी ये खबर सुनकर फार्म के पास पहुँच गया। वहाँ लोगों का बहुत बड़ा हजूम था। मैं जब फार्म के गेट के पास पहुँचा तो गेट के करीब ही एक दरख्त पर मैंने जो मंजर देखा वो एक कमज़ोर दिल आदमी के लिए हौलनाक था। मेरे वजूद में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। सामने दरख्त पर एक आदमी की लाश के कोई 8-10 टुकड़े दरख्त की मुख्तलिफ शाखों पर झूल रहे थे और हर टुकड़े से खून टपक रहा था। ये मंजर इतना खौफनाक था कि वहाँ मौजूद हर आदमी मारे डर के चुप था। कोई कानों को हाथ लगा रहा था और कोई डर के मारे वापस जा रहा था, लेकिन दरख्त के करीब जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अभी मुझे वहाँ खड़े थोड़ी देर हुई कि एक पुलिस की वैन पहुँच गई। पुलिस गाड़ी से एक SHO और चंद सिपाही बरामद हुए। मैंने पहली बार SHO को देखा और दिल में सोचा कि अब इसका नंबर आएगा। आज ये सिराज की रूह के पहले शिकार की इबरतनाक मौत अपनी आंखों से देख रहा है। SHO थोड़ी देर तक वहाँ खड़ा दरख्त की तरफ देखता रहा, फिर हिम्मत करके दरख्त की तरफ चल पड़ा और दरख्त के करीब पहुँच गया। जैसे ही SHO दरख्त के नज़दीक पहुँचा, वहाँ पर मौजूद लोगों ने एक हैरतनाक और खौफनाक तहयर अंगेज मंजर देखा। अचानक उस लाश के टुकड़े दरख्त से नीचे गिर पड़े और 2 टुकड़े SHO पर भी गिरे। उस मंजर ने वहाँ मौजूद लोगों को और भी दहशत ज़दा कर दिया। लोग बड़ी तेज़ी से वहाँ से वापस जाने लगे कि कहीं ये लाश अब उठकर खड़ी ना हो जाए और हमें पकड़ ना ले। SHO की हालत काबिल दीद थी। घबराहट के मारे वो बदहवास था। हर शख्स उस मंजर को देखकर अंगुश्त बदनदां था। जब SHO के हवास बहाल हुए तो उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लाश के टुकड़ों को इकट्ठा करें। सिपाही डरते डरते लाश के पास पहुंचे। कोई भी उसे हाथ नहीं लगा रहा था, मगर SHO का हुक्म मानने पर मजबूर थे। लाश के टुकड़े कपड़े में बांधकर गाड़ी में डाला और SHO फार्म के मुलाजमों से पूछ गिछ करने लगा। फिर मैं भी वहां से वापस आ गया।
दूसरे दिन मैं अपने दोस्त खुशी मोहम्मद के साथ, जो एक अखबार के लिए काम करता है, हम दोनों SHO से मिलने पहुंचे। हमने SHO से कल वाले पुरस्कार कत्ल और वहां होने वाले हैरानकुन वाकयात और दहशतनाक मंजर के बारे में पूछा तो SHO ने बताया वो मरने वाले उस शख्स को पहले से जानता था। फार्म के मुलाजमों से ली गई मालूमात के मुताबिक उनका मालिक सुबह को देर से उठने का आदी था। वो अपने कमरे में सो रहा था और मुलाजिम बाहर काम कर रहे थे कि अचानक कमरे से चीखों की दिलदोज आवाज़ें आना शुरू हुईं। मुलाजिम भागकर अंदर गए तो वहाँ कोई ना था, ना उनका मालिक और ना कोई दूसरा आदमी। अभी वो हैरान थे कि चीखों की आवाज़ें फार्म के गेट के पास से आने लगी। मुलाजिम उधर भागे तो गेट के पास जो मंजर था, एक मुलाजिम से उसे देखकर वहीं बेहोश होकर गिर गया। दूसरा शोर मचाता भागा और लोगों को इकट्ठा किया। मैंने SHO से पूछा, जब आप लाश के करीब गए थे और फिर घबरा कर वापस आ गए, उसकी क्या वजह थी? SHO ने बताया कि मैं जब लाश के कुछ करीब गया तो अचानक उसने आंखें खोल दी और मुझे घूरा और हल्की सी आवाज़ में कहा कि अब तुम्हारी बारी है। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, इसलिए मैं घबरा कर पीछे हट गया। दरअसल लोग पहले ही इस वाकया को किसी बदरू या जिन का काम समझ रहे थे, जबकि इससे पहले मैं भी किसी रूह या जिन वगैरह पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता था। लेकिन कल वाले इस वाक़े ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैंने पूछा, SHO साहब, कुछ लोग जब बाइख्तियार होते हैं तो वो गरीब लोगों को भूल जाते हैं और उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ देते हैं। ऐसे ही किसी मजलूम की रूह जो अपना इंतकाम लेने पर उतर आई है, तो ऐसे ही वाक़यात जन्म लेते हैं। मेरी बात सुनकर SHO सोच में पड़ गया और हम उसे उसी हालत में सोचता छोड़कर वापस आ गए। वापसी पर मेरे दोस्त ने पूछा, ये क्या चक्कर है? तुम इस केस में बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे। तो मैंने जवाब दिया, तुम सब्र करो, अभी ये केस पूरा नहीं हुआ। जैसे ही मुकम्मल होगा मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा और फिर तुम अखबार में जो चाहे लिख देना। इस वाकया को काफ़ी रोज़ गुजर गए, मगर इलाके में अभी तक खौफ व हिरास फैला हुआ था, क्योंकि इस इलाके में कभी ऐसा वाकया पहले नहीं हुआ था। इसलिए काफ़ी दिन गुजरने के बावजूद लोग इस वाकये को भूल नहीं पा रहे थे, बल्कि रात में हर शख्स दहशत ज़दा रहता। अभी इस वाकये की दहशत बाकी थी कि इससे मिलता जुलता एक और नाकाबिले फरामोश वाकया हुआ, जिसने खौफ व हिरास में इजाफा कर दिया। इस बार इस वाकये का निशाना बनने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद SHO था। मेरी मालूमात के मुताबिक SHO एक रात थाने से अपनी कार में कहीं जाने के लिए निकला और रास्ते में सड़क के किनारे लगे हुए बिजली के खंभे से उसकी कार टकरा गई। सुबह लोगों ने वहां जो मंजर देखा वो उस पुराने वाकया से मिलता जुलता था। SHO की लाश के भी कई टुकड़े हुए थे और वो टुकड़े बेतरतीब खंभे पर और तारों पर लटक रहे थे। तारों में करंट होने की वजह से तमाम अज़ा जलकर कोयला हो गए थे। लोगों के जमा होने पर अचानक वो अज़ा नीचे गिरे और ज़मीन पर बिखर गए। दूसरे दिन खुशी मोहम्मद मेरे पास बैठा था और कह रहा था, यार आमिर, ये क्या हो रहा है? इस तरह तो रोज़ कोई ना कोई मरता रहेगा। ये सुनकर मैंने जवाब दिया, तुम परेशान ना हो, ये दूसरा और आखिरी वाकया है, अब ऐसा कोई वाकया नहीं होगा। खुशी मोहम्मद मेरा दोस्त हैरान होते हुए बोला, तुम ये यकीन से कैसे कह सकते हो? तब मैंने उसे सारी कहानी सुना दी। सराज हुसैन की रूह अब भी कभी कभी मुझसे मिलने आती है। वो अब बहुत खुश है कि उसने अपना इंतकाम ले लिया है।